हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। मैं हूं हीर, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। भाई जैसा आपको पता है, हमने 12th का क्लास यहाँ पे शुरू कर चुके हैं और आपका जो एग्जाम्स है उसका डेट आपको पता है आ चुका है। तो भाई देखो, अभी बिल्कुल भी टाइम पास नहीं चाहिए, अभी ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। इसलिए आपकी हम लोग ने सोचकर हमने इस बार क्या किया है, बिजनेस स्टडीज में मैं लेकर आई हूँ आपके साथ वन शॉट में पूरा चैप्टर खत्म। भाई ये पूरा एंड तक इसलिए देखना है ताकि आपका पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाए। पहले पढ़ाई कर ली है, रिवीजन हो जाएगा, पढ़ाई नहीं की है यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो भाई कोई भी हो, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फटाफट से हम लोग ये चालू कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे भाई सबसे पहले तो मैनेजमेंट है क्या वो तो जान लो, उसके बाद हम लोग आगे की बात करते रहेंगे। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग सारे ही काम एकदम ध्यान से कर रहे हैं। ये कोई भी काम यहाँ से वहाँ ना हो, क्यों? ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम स्मूथली चले और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, जो उनका गोल है कि भाई हमें यहाँ पे पहुंचना है, वो लोग अचीव कर सके। इसलिए तो होता है सब कुछ, हाँ कि ना? यही तो खास रीजन है। यहाँ पे देखो, मैंने आपके लिए डेफिनेशन भी लेकर आई हूँ कि भाई देखो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये वाला देख लेते हैं। अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग सारे ही काम करवाते हैं और खुद भी करते हैं। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अरे अजीब से वर्ड्स नहीं है, इफेक्टिवली एफिशिएंटली। हम लोग तो इसको बार बार ऐसे ही यूज करते रहते थे, इफेक्टिवली की जगह एफिशिएंटली बोल दो। है ये कहाँ से नए नए वर्ड्स आ गए? भाई दोनों डिफरेंट है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बोथ आर क्वाइट डिफरेंट। क्या डिफरेंस है? देखो, कभी भी अगर आप इसकी बात करो इफेक्टिवनेस, ठीक है, तो हम लोग किसकी बात करते हैं? टाइम की बात करते हैं कि टाइम पे काम खत्म किया। अब कैसे भी किया, डज नॉट मैटर, अच्छा किया, बुरा किया, ज्यादा पैसे लेकर किया कि भाई ज्यादा खर्चा हो गया, डज नॉट मैटर। बट अगर आपने टाइम पे काम कर दिया है तो आपको क्या कहेंगे? इफेक्टिवनेस, ठीक है। बट अगर आपने कम से कम कॉस्ट में, ठीक है, ये वाला जो वर्ड है ये किसके रिलेटेड है? कॉस्ट के रिलेटेड। कॉस्ट कम में आपने अगर काम किया तो आपको कहेंगे भाई ये तो बड़ा ही एफिशिएंट बंदा है, एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी देखो, इफेक्टिव का मतलब क्या हो जाता है हमारा? इफेक्टिव मतलब टाइम पे काम कर दिया, जबकि एफिशिएंसी में क्या कहता है? टाइम ले लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है चलेगा, बट कॉस्ट कम से कम में होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या चलेगा क्या अगर सिर्फ इफेक्टिव रहे या तो सिर्फ एफिशिएंट रहे? दोनों में बैलेंस होना चाहिए कि भाई टाइम पे भी काम करो और कम से कम कॉस्ट में भी काम करो। अगर दोनों में बैलेंस बिगड़ जाता है तो दिक्कत आ जाती है। कभी कभी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। मानो अगर एक कंपनी को डेडलाइन दी गई है कि आपको एक हफ्ते के अंदर आपको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करके देने हैं, ये एक हफ्ते में पॉसिबल नहीं है, तो ये लोग क्या हो जाएगा, इसमें एक हफ्ते में अगर उनको खत्म करना है, इफेक्टिव बनना है, तो शायद उन्हें ज्यादा पैसे लगाकर ये काम करना पड़े। तो वो लोग वो टाइम पे क्या होगा, इफेक्टिव तो होंगे बट एफिशिएंट नहीं होंगे, ठीक है। बट मैक्सिमम टाइम वो लोग क्या ट्राई करेंगे कि दोनों में ही यहाँ पे क्या हो, बैलेंस बना रहे। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तराजू है यार, ऊपर नीचे हो जाएगा, डज नॉट मैटर, बट मैक्सिमम टाइम अगर ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट इसी को तो कहते हैं। अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो ही ये दोनों हमेशा स्टेबल रहेंगे, एक साथ रहेंगे। अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो ये क्या होते रहेगा, एक ऊपर एक नीचे वैसा ही चलते रहेगा। ये डिफरेंस है इफेक्टिव और एफिशिएंसी में, जो आपको याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी के भी क्वेश्चंस आते हैं, हमें ऑब्जेक्टिव के भी आते हैं, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। चलो आ जाते हैं अभी हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट्स सी। देखो, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड क्यों करी जा रही है मैनेजमेंट? ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जहां पर उन्हें पहुंचना है, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, उसे वो लोग अचीव कर सके। अगर उनका कोई गोल नहीं होता तो मैनेजमेंट का क्या ही मतलब है। आपकी मम्मी का भी तो कोई ना कोई गोल होगा कि आज के दिन पे तो मुझे इतना इतना काम करना ही है, तो वो सब कुछ अच्छे से मैनेज करेंगे ना, ताकि उनका जो गोल था कि आज इतना हो जाना चाहिए वो उनका पूरा हो सके। अगर उनका कोई गोल नहीं होता तो हाँ ठीक है, चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, होते रहने दो काम, है ना। जैसे आपका गोल क्या होगा,
95% लेकर आने हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी सारी पढ़ाई मैनेज करोगे ना कि ये इतने टाइम में हो जाना चाहिए, उतने टाइम में हो जाना चाहिए। अगर आपका गोल ही नहीं होता 95% लाना है, बोलोगे जितने आएंगे ठीक है भाई, हम लोग तो खुश है, तो आप लोग कुछ करोगे ही नहीं कि हाँ ठीक है जब होना है पढ़ाई तब होती रहेगी, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ उनके गोल्स होते हैं, वो अचीव करने के लिए मैनेजमेंट होती है, सब कुछ मैनेज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब, परवेसिव का मतलब क्या होता है, सब जगह है, ठीक है। मैनेजमेंट आपको हर जगह मिलेगी। अरे यार मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ, अपने घर पे मैनेजमेंट मिलती है, हमारी पढ़ाई में मैनेजमेंट मिलती है, एक हॉस्पिटल को चलाना हो मैनेजमेंट है, लाइब्रेरी को चलाना हो मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन जैसे बिजनेस है उसमें मैनेजमेंट है, अगर कोई आप एनजीओ चला रहे हो उसमें भी मैनेजमेंट है। भाई मैनेजमेंट सब जगह है, ठीक है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे मैनेजमेंट हमें नहीं चाहिए होती है, इट इज एवरीवेयर, इसलिए उसे हम कहते हैं इट इज ऑल परवेसिव। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट के 3 डायमेंशंस है, कौन से, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। ये है हमारे 3 डायमेंशंस। ओके, तो इसमें क्या कहते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में ये लोग क्या कहते हैं कि भाई देखो यार, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ना कुछ तो कर रही होगी, बराबर कुछ ना कुछ तो कर ही रही होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि बस ऐसे ही मैंने ऑर्गेनाइजेशन लेके बैठ गई, तो भाई वो जो भी कर रही है उसे अच्छे से करना है, सब कुछ बराबर होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग काम कर रहे कि नहीं कर रहे, इतने सारे एम्प्लॉयज़ रखे हैं, तो उनको भी तो मैनेज करना पड़ेगा कि उनकी अपनी भी खुद की कुछ नीड्स है, उसे भी हमें पूरा करना पड़ेगा, और ताकि और उनकी भी नीड्स अच्छे से पूरी हो जाए और एक ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है वो भी दोनों अचीव हो जाए। फिर मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या कहते हैं कि देखो यार, कि कुछ जो बना रहे हो, कुछ इनपुट लेकर आ रहे होगे, कुछ रॉ मटेरियल्स तो लेकर आ रहे होंगे, वो रॉ मटेरियल फिर आप किस में कन्वर्ट करते हो, फिनिश्ड गुड्स में, ताकि क्या हो सके, आप उसे बाद में बेच सको, उसको भी तो मैनेज करना पड़ेगा, जो भी सारे प्रोसेसेस है और उसको। इसलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट हर एक चीज़ का होता है ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, उसके ये 3 फेसेस है। ओके, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क, बराबर। फिर क्या कहते हैं, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। भाई कंटिन्यूअस है, चलते ही जाता है, ऐसा नहीं है कि रुक गया। मैनेजमेंट देखो, अभी यहाँ पे मैं शुरू हुई, यहाँ से पूरा काम करते 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 फिर वापस से मुझे कुछ उसमें चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। जैसे मैनेजमेंट के हम फंक्शंस की बात करें, 5 फंक्शंस है, बराबर। प्लानिंग आ जाता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है, फिर स्टाफिंग आता है, उसके बाद डायरेक्टिंग आता है और लास्ट में आता है कंट्रोलिंग। तो भाई देखो ऐसे होता है कि चलते ही रहता है, ठीक है। कंट्रोलिंग खत्म हुआ, वापस से प्लानिंग पर आ गए, तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा नहीं कि रुक गया, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। ओके, उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी है, सबको मिलजुल के रहना पड़ेगा, हम साथ साथ है, हम साथ साथ है, अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। एवरीवन हैज़ टू बी टुगेदर एंड डू एवरीथिंग। घर पे मानो बहुत ज़्यादा काम है, बेचारी मम्मी अकेले कर पाएगी क्या, नहीं हो पाता है ना। यू ऑल हैव टू बी विथ हर, एक टीम वर्क है, सब लोग मिलके करेंगे तभी तो सारे काम हो पाएंगे, अकेले बेचारा इंसान कितना ही कर लेगा, करेक्ट। और इतने सारे लोग हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, आपको साथ में ही मिलके काम करना पड़ेगा ना, इट्स अ टीम वर्क यार। अगर कोई भी आपको अगर एक प्रोजेक्ट दिया हो, आपको एक टीम के साथ काम करना पड़ता है, तो सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। जो बैर है कि मैं इससे काम नहीं करूंगा, उसके साथ काम नहीं करूंगा, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या एक ग्रुप एक्टिविटी है। उसके बाद क्या कहते हैं, मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, अलग होते रहता है, बदलते रहता है यार, ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम ही होगा हमेशा। डायनामिक फंक्शन, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। किसके ऊपर से, बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर से। अपना बिजनेस एनवायरनमेंट में अपने कस्टमर्स आते हैं, कंज्यूमर्स तो वही है, सॉरी सप्लायर्स आते हैं, गवर्नमेंट है, सब कुछ है, ये सारी चीज़ें बार बार चेंज होती रहती है। तो उसके ऊपर से हमें मैनेजमेंट भी तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो नीड्स अगर चेंज हो गई तो हमारा जो नीड्स को केटर करने का तरीका है उसे भी बदलना पड़ेगा। ऑब्वियस है ना, हम लोग जैसे पुराने रहते थे, पहले जैसे सारे काम होते थे, क्या अभी वैसे काम होते हैं, नहीं होता है ना। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो चीज़ों को मैनेज करने का तरीका भी तो बदल गया है, कि वैसे का वैसे ही हो गया है, बदल रहा है ना। तो भाई इसलिए मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है जो टाइम के साथ साथ
समय के साथ साथ कि कैसा हमें चाहिए उसके साथ वो बदलते रहता है। और लास्ट क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इनटैंजिबल है। इनटैंजिबल मतलब उसे हम देख नहीं सकते हैं, उसे हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कैन नॉट टच। क्यों ऐसा? भाई मैनेजमेंट क्या कोई चीज़ है क्या? जैसे ये पेन एक चीज़ है क्या मैनेजमेंट एक चीज़ है? नहीं, मैनेजमेंट एक चीज़ नहीं, वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस को देखा नहीं जाता है बट उसे हम लोग महसूस ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं। कैसे? अगर देखो ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, उसका मतलब है मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। पर अगर ऐसा हो कि ऑर्गेनाइजेशन में यार प्रोडक्शन कॉस्ट एकदम बढ़ गया है, सब लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट के साथ मिडिल मैनेजमेंट की पट नहीं रही है, ये ऐसे सब हो, तो उसका मतलब क्या है कि हमारी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। तो अच्छी है या नहीं है इसके ऊपर से हम बता सकते हैं बट उसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये हो गए हमारे साथ के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट कि भाई क्या है मैनेजमेंट, ठीक है, समझ में आ गया। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी फटाफट से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं? मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। कौन से हैं? देखो, सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैं पूरा नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं जितना जल्दी बोलती हूँ ना उतने फटाफट से हाथ नहीं चल पाते हैं, सॉरी। उसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव और उसके बाद आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर। एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा कि इस बार हमें चाहिए हमारा प्रॉफिट इतना हो जाए, या तो हमारा सेल्स इतना हो जाए, तो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा कम हो जाए, कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा, बराबर। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स एक ऑर्गेनाइजेशन के जो होते हैं उसे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के तहत बोलते हैं। अभी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उसे हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या है। सबसे पहला होता है सर्वाइवल, उसके बाद होता है प्रॉफिट और उसके बाद आता है ग्रोथ। अब देखो नया नया बिजनेस है, आपको क्या लगता है कि स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है ना। सबसे पहले वो लोग क्या बोलेंगे, भाई जितने भी खर्चे हैं ना वो सारे निकल जाए, भले ही एक्स्ट्रा पैसे ना आए। अगर मानो मैंने बिजनेस में अगर 100 रुपए लगाए हैं तो मुझे 100 रुपए तो आ जाए। मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे 110 रुपए चाहिए, कि मुझे नहीं चाहिए प्रॉफिट हो, पहले सर्वाइव करना है। क्योंकि जब सर्वाइवल इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेज, ये सर्वाइवल के स्टेज से निकल गए ना उसके बाद ही प्रॉफिट होता है, इसलिए लाइन में याद रखना है सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ओके, तो भाई सर्वाइवल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारे खर्चे निकाल दो। प्रॉफिट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, खर्चे निकाल दो ताकि मेरा बिजनेस एटलीस्ट कंटिन्यू तो रह सके। क्योंकि यार देखो थोड़ा टाइम तक ये स्टेज में होंगे, आगे जाके आपको प्रॉफिट आना ही आना है, ठीक है। फिर आता है प्रॉफिट का स्टेज। इसमें क्या हो रहा है, अभी आप पैसे कमाना शुरू किए, एक्स्ट्रा आपके पास अब आ रहे हैं। अभी एक्स्ट्रा पैसे का आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है। पार्टी करनी है पार्टी करो, बट कोई नहीं करता है, सब लोग वो पैसे को सेव करते हैं ताकि बिजनेस में वापस से डाल सके, ठीक है। फिर आता है ग्रोथ, प्रॉफिट बढ़िया कमा लिया, अच्छे खासे पैसे, अब बिजनेस को ग्रो करने की बारी है। पहले छोटी सी शॉप थी, अब बड़ी सी शॉप चाहिए। तो भाई ये आता है हमारे ग्रोथ के बारे में, ठीक है। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के प्रति बिजनेस का कर्तव्य है या नहीं है, कि सोसाइटी के लिए हम कुछ अच्छा करें, ये बिजनेस का एक कर्तव्य है या नहीं है। ऑब्वियसली है यार, क्योंकि देखो सोसाइटी से उनको क्या मिल रहा है, सोसाइटी इज गिविंग देम रिसोर्सेस, करेक्ट, उनको रिसोर्सेज दे रही है सोसाइटी। अगर नहीं होती, एनवायरनमेंट नहीं होता अपना, तो कहाँ से उनको रिसोर्सेज आते? अगर ये रिसोर्सेज अगर उनके पास नहीं आते तो वो लोग गुड्स कहाँ से बनाते, बराबर, तो उनका बिजनेस कहाँ से चलता। हम लोग उन्हें ये दे रहे हैं, ठीक है, तो इसके बदले में हम भी कुछ मांगेंगे या नहीं मांगेंगे उनसे? ऑब्वियसली मांगेंगे। क्या मांगेंगे? हम कहेंगे कि भाई हमें क्वालिटी वाले गुड्स दो, हम कहेंगे कम प्राइस पे हमें गुड्स दो, हम कहेंगे कि यार भाई तुम स्कूल्स बनाओ, हॉस्पिटल्स बनाओ, ऐसा सब करो। हम बोले कि चलो ये भी नहीं करना, एक काम करो एम्प्लॉयमेंट दो, आप लोगों को अपने वहाँ पे जॉब पे रखो। तो ये उनका सोशल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। फिर लास्ट आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं ना, उनके अपने भी कुछ नीड्स होते हैं यार, कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसलिए तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आए हैं ताकि वो लोग पैसे कमा सके और वो लोग अपनी नीड्स सेटिस्फाई कर सके। मानो अगर ऐसा हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है सिर्फ अपने नीड्स के बारे में सोच रही है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, बट जो उनके एम्प्लॉयज है उनकी नीड्स के बारे में नहीं सोच रही है, तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज एकदम निराश हो जाएंगे। वो लोग बोलेंगे भाई क्या मतलब का, यहाँ पे हम इतना काम कर रहे हैं, इनको तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं है,
हाउ डज दैट मेक सेंस? तो फिर ये लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे ना। इसलिए दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में, ताकि दोनों ही खुश होंगे। और जो एम्प्लॉयज़ है वो लोग बोलेंगे चलो ये लोग हमारे नीड्स का ध्यान रख रहे हैं तो हम लोग भी इनके नीड्स का ध्यान रखेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो लोग भी अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करेंगे। ठीक है, केवल 3 ऑब्जेक्टिव्स है। कौन से है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसके तहत हमें याद रखना है सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ लाइन में। फिर नेक्स्ट कौन सा आ जाता है? हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, और फिर लास्ट है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी इंपॉर्टेंस के ऊपर कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट। अगर नहीं करेंगे तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा ना, उसकी इंपॉर्टेंस है यार। कुछ तो होगा, इसलिए तो सारी चीज़ें इतनी अच्छी से मैनेज की जाती है। अगर उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता तो कोई करता था क्या? नहीं करता था ना। भाई सबसे पहला क्या है, मैनेजमेंट से हम लोग गोल्स जो है वो अचीव कर पाते हैं। ऑब्वियसली यार, ये तो हमने कब से पहले से ही बात कर ली है। भाई जो गोल्स हमारे हैं मैनेजमेंट के थ्रू ही अचीव कर पाएंगे। अगर सब कुछ प्रॉपरली स्मूथली हम लोग अगर कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तभी ही जो ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा था कि हमें यहाँ पे पहुँचना है तभी पहुँच पाएंगे, वरना नहीं पहुँच पाएंगे। कि भाई मेरे दिमाग में है तो सही कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है, बट मैनेजमेंट इतनी खराब है, मैनेजमेंट इतनी खराब है कि मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई, आधे रास्ते पे रुक गई। भाई मैनेजमेंट अच्छी हो तभी आप यहाँ तक पहुँच पाओगे, बराबर। नेक्स्ट क्या कहते हैं, मैनेजमेंट से एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी अभी आपको याद है क्या है? भाई प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट हेल्प करती है सब कुछ बहुत अच्छे से स्मूथली होने में। ठीक है, उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है कि भाई कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी एक काम जो है वापस ना हो, क्योंकि अगर एक काम वापस हो गया तो रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर मैनेजमेंट क्या आपकी मदद करती है, ये देखने में हेल्प करती है कि कोई भी डुप्लीकेशन ना हो, कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटी ना हो। अगर ऐसा सब नहीं हुआ तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना, आपका कम कॉस्ट में सारा काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? होगा। इसलिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। भाई अगर मैनेजमेंट बढ़िया होती है ना, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो काफ़ी डायनामिक होगा। मतलब आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो लोग हमेशा ऐसे तैयार रहेंगे कोई भी चेंजेस के लिए कि भाई अगर मैनेजमेंट अच्छी हो तो। क्योंकि मैनेजमेंट फिर जो मैनेजर्स है वो समझाते हैं एम्प्लॉयज़ को कि देखो यार ये सारे चेंजेस जो आ रहे हैं वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चेंजेस हम नहीं लेकर आए तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पीछे रह जाएगी, तो ये किसी को भी नहीं चाहिए ना। इसलिए मैनेजमेंट अगर बढ़िया होती है तो क्या करती है, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसके जो एम्प्लॉयज़ है हमेशा वो लोग एकदम पॉजिटिव रहेंगे और जो चेंजेस है उसको रेजिस्ट नहीं करेंगे। वो लोग हमेशा इसे एक्सेप्ट करेंगे और वो लोग नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं, मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में भी हेल्प करती है। जैसे मैंने आपको बता दिया पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो वापस वो चीज़ पे हम लोग नहीं आएंगे। क्या होता है भाई कि मैनेजमेंट अगर अच्छा हुआ तो जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, जो हर एक एम्प्लॉय के अपने खुद के ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो भी वो लोग अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ और क्या होता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे दो उन्हें, एम्प्लॉयमेंट दो, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा करो, तो सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं होगा क्या? ज़रूर होगा यार, क्यों नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट अगर बढ़िया होती है तभी सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो पाएगा और उससे क्या होगा, सोसाइटी की डेवलपमेंट, बराबर। इसलिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा सोसाइटी भी तरक्की कर सके। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बढ़िया तरीके से? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं यार हम लोग। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, भैया बहुत क्वेश्चन आ चुका है कि मैनेजमेंट क्या है। क्या मैनेजमेंट आर्ट्स है, क्या मैनेजमेंट साइंस है, या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? क्या है यार मैनेजमेंट, क्या है? और भाई याद रखना इसके ऊपर से केस स्टडी में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आता ही है कि मैनेजमेंट के बारे में भाई कैसे कोई दो लोग ऐसे बातें कर रहे हैं और ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट में तो इतनी सारी स्किल्स लगती है और ये सब, तो लोग बोलेंगे कि आप बताओ कि कौन से नेचर की बात कर रहे हो, तो आपको फिर वो समझ के बताना पड़ेगा, ओ स्किल्स की बात कर रही है लोग, तो मैनेजमेंट एज आर्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑल दी स्टफ यू नीड टू डू इट वेरी वेल, बढ़िया तरीके से। देखो ये चैप्टर बहुत ईजी है और बहुत ही बढ़िया सा है, तो आपको अच्छे से इसमें ध्यान देना है। ठीक है, तो चलो, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को हम आर्ट क्यों मानते हैं? क्योंकि देखो सबसे पहले आर्ट में क्या होता है आपको पता है? आर्ट में है ना थियोरेटिकल नॉलेज होती है। क्योंकि यार देखो आप कितना भी आर्ट को अगर वो करने की बात कर लो कि अरे मैं तो डांस सीख रहा हूँ या म्यूज़िक सीख रहा हूँ, बट उसमें आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी होती है, किताबें भी होती है उसके ऊपर।
तो वो सेम किताबें इसमें भी होती है, इसमें भी काफ़ी सारी मैनेजमेंट की स्टडी बुक्स होते हैं, मटेरियल होता है, तो है ना मैनेजमेंट आर्ट। उसके बाद ये लोग क्या कहते हैं, इसको ये लोग है ना क्या होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। किस में? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है आर्ट्स में। यहाँ पे भी हो रहा है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सब लोग जो मैनेजर्स है अपना अपना खुद से वो लोग अप्लाई कर रहे हैं यार सब कुछ, करेक्ट। उसके बाद लास्ट क्या है, उसके बाद क्रिएटिविटी की बात करते हैं। आर्ट्स में कहते हैं कि भाई क्रिएटिविटी है यार, भाई ऐसे नहीं होता, तो हम कहते हैं कि मैनेजमेंट में भी तो क्रिएटिविटी है, अपने हिसाब से सोचना कि भाई यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे वैसे करेंगे। क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, देखो अपना नॉलेज यूज़ करते हैं और फिर क्या करते हैं ये लोग अपने आप, दे कम अप विद देयर ओन थियरीज, कि भाई ये सिचुएशन में भी हमें क्या करना है, वो सोचना क्रिएटिविटी पे आ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैनेजमेंट को हम पूरी तरह से, आर्ट्स तो कह ही सकते हैं, मैं कंप्लीटली सहमत हूँ, मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक कला है। सब लोगों को ये मैनेजमेंट करना नहीं आता है, हम लोगों को, काफ़ी लोगों को पता है कि कोई अपना रूम भी कभी कभी मैनेज नहीं कर पाता है ना। तो भाई मैनेजमेंट एक कला है कि भाई सब कुछ कैसे हम लोग अच्छे से करें। उसके बाद कहते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं, क्या मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। तो भाई मैनेजमेंट साइंस काफ़ी हद तक है भी, काफ़ी हद तक नहीं भी है, पर ठीक ठाक है भी और नहीं भी है, तो बीच में कहीं पे आ जाता है। क्यों ऐसा, देखो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि साइंस में ना एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी होती है, ठीक है। तो इसमें मैनेजमेंट भी तो एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी है जिनकी अपनी खुद की थियरी है, प्रिंसिपल्स है। साइंस में प्रिंसिपल्स है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है या नहीं। बट सर फर्क सिर्फ इतना है कि ये सारे प्रिंसिपल्स किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, ह्यूमन के ऊपर, है ना। इसलिए थोड़े थोड़े इसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि यार एक चीज़ दो ह्यूमन पे सेम तरीके से अप्लाई हो वो ज़रूरी नहीं है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्या कहते हैं, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे बने हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था, ऑब्जर्वेशन किया था। साइंस का भी तो वैसे ही बना था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ऑब्जर्वेशन किए थे, बट वापस से सेम यहाँ पर वो ये बात आ गई, सिंस ये सारे एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमंस के ऊपर किए थे इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसमें अलग अलग हो रहा था, क्योंकि यार बिहेवियर दो लोगों का सेम नहीं हो सकता है ना। फिर क्या कहते हैं, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये एग्जैक्ट नहीं है जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह, क्योंकि इनका एप्लीकेशन यूनिवर्सल नहीं है। साइंस का एप्लीकेशन कैसा है, यूनिवर्सल है, सब जगह सेम ही अप्लाई होगा। ग्रेविटी का जो हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो सब जगह सेम ही है। बट क्या यहाँ पे सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर जगह एक जैसे ही अप्लाई होते हैं, नहीं होते हैं। इसलिए ये रीज़न की वजह से हम क्या कह सकते हैं, याद रखो, इसलिए हम लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, इनएग्जैक्ट साइंस है। या तो हम कहते हैं मैनेजमेंट एक सॉफ्ट साइंस है, या तो हम कहते हैं मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है, ठीक है। क्वेश्चंस आएंगे आपको कि मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज सोशल साइंस, व्हाई, तो आपको ये सारी बातें लिखनी पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। ये समझ रहे हो ना बढ़िया तरीके से, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आएंगे। अब मैनेजमेंट तो चलो मैंने बताया, आर्ट्स तो पूरी तरह से है, साइंस थोड़ा थोड़ा इनएग्जैक्ट है, पूरी तरह से नहीं है। प्रोफेशन का क्या, कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं है। भाई मैनेजमेंट है ना, प्रोफेशन अभी तक पूरी तरह से नहीं बना है, वो प्रोफेशन बनने के उसमें है कि भाई हमें बनना है प्रोफेशनल, हमें बनना है, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको बहुत इज्जत मिलती है दुनिया में, उनकी बहुत इज्जत है, सब लोग करते हैं, इसलिए मैनेजर्स आर ऑल्सो लाइक वी ऑल्सो वांट दैट स्टेटस। पर अभी तक पूरी तरह से नहीं बने, उसके रीजंस क्या है बताती हूँ यार, अभी बता रही हूँ, रुक जाओ। सबसे पहला रीजन क्या है, देखो मैनेजमेंट क्या है, हमारा एक सिस्टमैटिक बॉडी है, ठीक है। तो इसमें है, ठीक है, यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में ये लोग क्या कह रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आपको कोई प्रोफेशन में सीए हो गया, डॉक्टर हो गया, अगर आपको उसमें जाना है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, आपको एग्जाम देनी पड़ेगी तभी जाओगे। मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके पास स्किल्स है आपको ले लेंगे, तो यहाँ पे देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एसोसिएशंस की, प्रोफेशनल एसोसिएशन की यहाँ पे बात हो रही है। भाई प्रोफेशनल जो एसोसिएशन है, सीए का हमें पता है कौन है, ICAI, बट यहाँ पे भी होता है, ठीक है। और जो सारे CAs है ना, दे हैव टू बी मेंबर ऑफ ICAI, या इट्स नॉट लाइक ये लोग मेंबर नहीं है तो चल जाएगा, दे हैव टू बी द मेंबर्स ऑफ ICAI। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक है AIMA, बट अगर आप उसके मेंबर हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है, बनना है तो बन जाओ, नहीं बनना है तो मत बनो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन की एक प्रॉब्लम आ जाती है। फिर कोड ऑफ कंडक्ट की भी एक बात आती है, ठीक है।
कोड ऑफ कंडक्ट में क्या कहते हैं कि भाई ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस है ना, इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं कि भाई आपको ऐसे ही बिहेव करना है। एआईए में भी बनाता है, बट यार मैनेजर्स को ऐसा नहीं कि आपको ये करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके ये कोड ऑफ कंडक्ट अगर उन्हें फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो भाई इसमें देखो हमारे कौन से आ जाते हैं। एक सबसे पहले सिस्टमैटिक बॉडी, ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएशन, कोड ऑफ कंडक्ट, और उसके बाद रेस्ट्रिक्शन की भी बात आती है इसमें, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, बराबर, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की भी इसमें बात करते हैं। और ये कोड ऑफ कंडक्ट को एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, ठीक है, बराबर, समझा इतना, पक्का, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाए हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अरे यार ये तो सबको पता है कौन से लेवल्स है ना, कौन से लेवल्स है, यहाँ देखो टॉप लेवल है, फिर आता है मिडल, फिर आता है लोअर। लोअर को हम लोग लोअर मैनेजमेंट नहीं कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, याद करो, नहीं याद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगी, ठीक है। ये तो हमारे पास कौन से होते हैं, 3, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल, ठीक है। इसे हम कहते हैं ऑपरेशनल लेवल। लोअर लेवल भी कह सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं आती है, बट जनरली वी शुड नॉट यूज दैट टर्म, बराबर। चलो सबसे पहले हम लोग टॉप मैनेजमेंट की बात करते हैं। टॉप मैनेजमेंट एकदम टॉप पे है यार, एकदम टॉप पे। ऑर्गेनाइजेशन की ये जो सारे सीईओ हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, जो जनरल मैनेजर है, याद रखना सिर्फ जनरल मैनेजर, ये सारे टॉप पर आते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होगा ये सारे लोग डिसाइड करते हैं। भाई बड़े ही एकदम खतरनाक लोग हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर कुछ भी हो ना, सब कुछ ये लोग सोचते हैं। क्या क्या काम करते हैं, इनके काफ़ी सारे फंक्शंस है भाई। सबसे पहले क्या है, ये लोग काफ़ी सारे एलिमेंट्स को अलग अलग हैं उनको एक साथ लाएंगे, उनको कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है, ताकि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसे अचीव कर सके। फिर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जैसे मैंने आपको कहा गोल्स और स्ट्रैटेजीज भी ये लोग ही बनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, जो भी सारी एक्टिविटीज बिजनेस में हो रही है और उसका प्रभाव क्या पड़ा है हमारी सोसाइटी के ऊपर, पूरा का पूरा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो सब पब्लिक किनको मारने आएगी, टॉप वालों को, ठीक है, क्योंकि बिकॉज दे आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल, इनकी जिम्मेदारी और किसी की भी नहीं है, ठीक है। ये उनके फंक्शंस हो गए टॉप के। अब मिडिल में कौन आते हैं, मिडिल में आते हैं सारे डिपार्टमेंट्स के मैनेजर। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स मैनेजर, वैसे ही अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन मैनेजर। ये सारे डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है ये सारे हमारे आ जाते हैं मिडिल लेवल में, ठीक है। मिडिल लेवल में हमारे ये सारे लोग आ जाते हैं। बट याद रखना जनरल मैनेजर है ना, ओवरऑल मैनेजर, इसलिए वो टॉप पे आता है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी मैनेजर बोल दे, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, कोई भी मैनेजर के नाम ले ले, सारे किस में आ जाएंगे, हमारे मिडिल लेवल में, ठीक है। क्या काम क्या करते हैं, ऐसे ही टाइम पास के लिए बना रखा है मिडिल लेवल, नहीं ना, काम करते हैं यार, काफ़ी सारे फंक्शंस है। जो भी सारी पॉलिसीज बनाई ना टॉप वालों ने, उसको इंटरप्रेट करते हैं वो लोग, उसे समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि भाई हर एक डिपार्टमेंट वाले देखते हैं कि भाई हमारे पास जितने हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए उतने हैं या नहीं है। कि भाई मार्केटिंग मैनेजर देखेगा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मुझे चाहिए 50 लोग, क्या उतने हैं या नहीं है, वो देखते हैं। अगर है फिर क्या करेंगे, अगर नहीं है तो पहले तो उनको जॉब पे लेकर आएंगे, और अगर है, अगर सब लोग आ गए उसके बाद क्या बोलेंगे कि भाई ये लो, ये सारे आपकी ड्यूटीज़ है, आपको ये काम करना है, वो उनको फिर काम देते हैं, ठीक है। काम देने के बाद वो उन्हें मोटिवेट भी करते हैं कि यार अरे तुम कर पाओगे, यू आर द बेस्ट, तुम सब कर लोगे। ऐसे सारे अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बाकी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। कि जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ, सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं ताकि सारी चीज़ें बहुत स्मूथली चले, ठीक है। ये हो गया मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब आ जाता है हमारा ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल का वैसे दूसरा नाम है ना सुपरवाइजरी है, ठीक है। तो ये आपका लोअर लेवल, मैं यहाँ पे आपके लिए ईजी पड़े इसलिए लोअर लेवल लिख देती हूँ। तो ये लोअर लेवल वालों के ना इतने सारे काम नहीं होते हैं, इनके थोड़े से लिमिटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग पॉलिसी को इंटरप्रेट नहीं करते, ना ही बनाते हैं। इनको सिर्फ या ना जो भी ऑर्डर्स दिए हैं उन्हें सिर्फ वो सुनने हैं और उतना काम करना है, ठीक है। क्या काम करना है इन्हें? सबसे पहले तो क्या है, देखो
जो भी वर्कफोर्स है, जो एक्चुअल में एम्प्लॉयज है, देखेंगे कि बराबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज है उनके साथ एक्चुअल में ये लोग ही हैं जो इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग ही इंटरैक्ट कर रहे हैं। और फिर क्या करेंगे, जो भी सारे इंस्ट्रक्शन मिडिल लेवल ने दिए हैं कि भाई ये काम करवाना है, तो वो फिर वर्कफोर्स को जाके बताएंगे कि देखिए हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपको ऐसा ऐसा करना है, तो प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, ये लोग है ना, उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और देखते हैं कि भाई सारा आउटपुट का क्वालिटी बढ़िया हो, ज़्यादा वेस्टेज ना हो, और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है कि भाई ताकि किसी भी वर्कर को कुछ हो नहीं, वो भी मेंटेन रहे। ये सारे काम ये लोग करते हैं। काम कम लग रहा है बट सबसे इम्पॉर्टेंट इनका भी काम है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं, सभी के इम्पॉर्टेंट है यार, ऐसा थोड़ी है कि एक का इम्पॉर्टेंट एक का नहीं है। फिर क्या करते हैं, जो भी सारे वर्कर्स की प्रॉब्लम्स होती है, जो भी उनको सारी परेशानी है, कोई कंप्लेंट्स है, वो सारी वो लोग मिडिल लेवल तक लेकर जाते कि भाई देखो यार ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है वर्कर्स को, डू समथिंग अबाउट इट। और उसके बाद क्या करते हैं, सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट हो, ये वो लोग ध्यान रखते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट, या तो हम उसे जैसे कहते हैं सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल। इसमें भी कौन कौन आते हैं वो तो हमने बात ही नहीं की। इसमें हमारे कौन कौन आ जाएंगे, लेट्स सी। सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, सुपरवाइजर्स, फोरमैन, ये सारे हमारे किस में आते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने पहले ही फंक्शंस के बारे में बात कर ली थी, और अभी थोड़ा उसको डीप में इतना नहीं, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से एक पूरे चैप्टर्स तो है ही है ना। अभी सिर्फ इसका मीनिंग जान लेंगे, ज़्यादा नहीं जानेंगे। अब सबसे पहले हमारा सबसे पहला फंक्शन कौन सा है, प्लानिंग। सबसे पहला हमारा फंक्शन आ जाता है प्लानिंग। इसी से सब कुछ शुरू होता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट द मैनेजमेंट डज। कुछ भी करने से पहले सोचती है कि क्या करे, ठीक है। थिंकिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग, ये हम सब भी करते हैं ना भाई। अगर आपको पता है कि अगर हमने सोच विचार के कुछ काम नहीं किया तो सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं, तो इसलिए तो भाई अगर आप प्लानिंग नहीं करते ना, इसलिए सारी गड़बड़ी होती है। अच्छे से पहले प्लान करो। चलो मानो मैं आपको एक ऐसी एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोगों को है ना जाना है आज एक पार्टी में, ठीक है, मतलब आपके फ्रेंड के वहाँ पे है, और आपने है ना मम्मी ने ना बोल दिया, आपने बोला मैं जाऊँगा तो सही, मैं कोई भी हालत में। आपने फिर एकदम से सोच लिया चलो निकल लेते हैं, और आप पकड़े गए। हो गया प्रॉब्लम। क्यों हुआ, आपने कुछ प्लान ही नहीं किया यार। थोड़ा अगर प्लानिंग करके कि भाई पहले मैं ऐसे करूँगा फिर वैसे करूँगा, उससे मम्मी को शक नहीं होगा, ऐसा करते तो आप शायद ना पकड़े जाते, पर आपने की नहीं की ना भाई। प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये करोगे उसी के बाद सारे काम होते हैं। प्लानिंग करोगे उसके बाद आप करते हो ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि भाई देखो एक बार एक ऑर्गेनाइजेशन ने सोच लिया कि ये काम करना है, फिर वो लोग सबको बोलेंगे भाई देख तू ये काम करियो, आपने डिसाइड कर लिया मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा पार्टी में। फिर आप क्या करोगे, अपने भाई या बहन को बोलोगे देख तू ऐसे करना, तू ऐसे करना, ताकि ये थोड़ा है ना ये असली में लगे। फिर आप रिसोर्सेज लेकर आओगे। क्या रिसोर्सेज लेकर आओगे, एक ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मटेरियल्स और वो सब चाहिए। आपको क्या चाहिए, तकिया चाहिए, है ना, ताकि ऐसा लगे कि यार भाई ये तो आप ही सो रहे हो चद्दर के नीचे, करेक्ट। तो भाई ऐसा होता है ऑर्गेनाइजिंग में। क्या आप अभी सारे रिसोर्सेज लेकर आ रहे हो, सबको ड्यूटीज असाइन कर रहे हो कि भाई यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, बराबर। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बताई जाती है इसमें, कि कौन बॉस है और कौन उसके अंडर काम कर रहा है। जैसे इस केस में आप बॉस हो गए और आपका जो भाई या बहन है वो आपके अंडर काम कर रहा है, बिकॉज दे आर टेकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यू ना, कि भाई तू ऐसे करेगा वैसे करेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है स्टाफिंग का फंक्शन। अभी देखो आपको है ना कुछ और भी चीज़ चाहिए थी इसके लिए, जैसे आपको चाहिए इसमें आपके फ्रेंड का इन्वॉल्वमेंट। ओके, तो आप उसको अभी बुलाओगे ना, तो आपने क्या किया, स्टाफिंग। क्यों, क्योंकि आपके वहाँ पे कोई नहीं है अभी आपके लिए इस चीज़ में मदद करने के लिए, सो यू आर कॉलिंग मोर पीपल। तो सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। ऑर्गेनाइजेशन में अगर ज़्यादा लोग नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा। इसे कहते हैं स्टाफिंग, कि भाई सही इंसान को हायर करना है। आपका वो जो फ्रेंड है वो थोड़ा प्रॉपर दिमाग से ऐसे होना चाहिए कि भाई ऐसे एकदम से वो कुछ बना सके। ऐसे लोग को तो आप नहीं बुलाओगे ना जो एकदम सत्यवादी है, तो वो राइट पर्सन होगा, है बढ़िया इंसान, बट आपके प्लान के लिए भी बढ़िया है क्या, नहीं है ना, तो वो काम का नहीं होगा अभी, ठीक है। तो स्टाफिंग में यही कहते हैं कि भाई राइट इंसान को आप लोग जॉब पे रखो, तभी जाके आपके सारे काम बढ़िया तरीके से कर पाएंगे वो लोग। तो ये भी हो गया, आपने चलो अपने दोस्त को भी बुला लिया। अभी आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में अभी यार आपका भाई या आपकी बहन एकदम से डर गए, भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो रहा है, मम्मी मारेगी, ऐसा होगा वैसा होगा।
तो आप उन्हें क्या कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, आप उनके काम को, आप उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, भाई तू ऐसा ऐसा ही कर तो बढ़िया हो जाएगा, आप उनके लीडर बन रहे हो, ठीक है, आप उन्हें गाइड कर रहे हो। तो ये सब आप किसके तहत कर रहे हो, डायरेक्टिंग के तहत, ठीक है। तो ये सब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। क्या होता है कि भाई जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें इंस्ट्रक्शन देना कि ये काम कर लो, गाइडेंस देना, ये सब कुछ किया जाता है। और उसके बाद एंड में होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आप क्या देखते हो कि भाई जो मुझे चाहिए था क्या मुझे वही का वही मिला या नहीं मिला, है ना। अगर नहीं मिला है तो आप वापस से प्लानिंग पर आ जाओगे, ठीक है। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है कि हम लोग परफॉर्मेंस जो एक्चुअल में हमारी थी उसे हम लोग देखते हैं कि भाई बराबर थी या नहीं थी हमारी परफॉर्मेंस, बराबर। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको बढ़िया तरीके से? आई होप सो आ ही रहा है यार, ऑब्वियसली। क्यों दिक्कत आएगी आप लोगों को, बिल्कुल नहीं आने वाली है, ठीक है। चलो फटाफट से अभी हम लोग इसके लास्ट पार्ट पे जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। भाई अब कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन को हिंदी में अगर हम कहना चाहे तो हम क्या कहेंगे? वैसे हिंदी में इसको हम लोग है ना, बड़ा ही अजीब सा वर्ड है, समन्वय, ठीक है। वैसे मैंने ये है ना पहले से, मुझे क्योंकि ये बड़ा अजीब सा वर्ड था तो इसलिए मैंने है ना ये क्लास के पहले देख के रखा था कि भाई इसको क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं समन्वय, बराबर। अब भाई इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है समन्वय का? कि भाई हम लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है, हम लोगों को हार्मनी में रहना है ना। वी हैव टू बी टुगेदर। ये देखो यार, काफ़ी लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि जो कोऑर्डिनेशन है ये एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ये मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन तो पता है कैसा है? एक धागे की तरह है, ठीक है। एक धागे की तरह है जो सारे ही फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को जोड़ के रखता है। मानो अगर ये धागा नहीं होता तो सारे यहाँ वहाँ मोती बिखर जाते हैं ना। तो भाई ये धागे का काम कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, सब लोगों को जोड़ के रख रहा है, सब लोगों के बीच में जो तालमेल है वो अच्छी बना के रख रहा है। वी कैन से तालमेल ऑल्सो, ओके। तालमेल भी इसको कहते हैं। सिर्फ फंक्शंस के बीच में नहीं, हर एक डिपार्टमेंट के बीच में, जो भी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है उनके बीच में, और हमारे सारे फंक्शंस, इन सब के बीच में ये तालमेल बनाए रखता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के काम बराबर से हो बिना कोई अड़चन के, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार कोऑर्डिनेशन। लोग बोलते हैं यार ये तो एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। अरे फंक्शन नहीं है, उससे भी बहुत बड़ी चीज़ है ये तो। इट इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता, क्योंकि अगर आप एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बना के रखोगे तो आपको जो एक्चुअल में चाहिए वो कैसे हो पाएगा? पॉसिबल है क्या? नहीं ना। इसलिए भाई कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग इसके फीचर्स पर आ जाते हैं। क्या है इसके फीचर्स? सबसे पहला देखो, इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स इंटीग्रेट कर रहा है का क्या मतलब है? अरे एक ग्रुप कुछ और काम कर रहा है, कुछ लोग कुछ और काम कर रहे हैं, तो ये सारे काम को वो एक साथ लेकर आ रहा है, ठीक है। एक साथ जब लेकर आ जाता है तो उससे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं। क्योंकि सारे जो एफर्ट्स है सबके वो कौन से दिशा में लेके जा रहा है? वो बोले तुम ये काम कर रहे हो, तुम वो काम कर रहे हो, पर कहता है कि भाई ये सारे जो अलग अलग आप काम कर रहे हो वो एक दिशा में जाने चाहिए। कौन से दिशा में? वो दिशा में जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो सारे जो एफर्ट्स है उसे इंटीग्रेट करता है वो। फिर यूनिटी ऑफ एक्शन भी ये इंश्योर करता है। यूनिटी ऑफ एक्शन हमें पता है क्या है ना, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ एक्शन भी इंश्योर करता है ताकि कोई भी काम यहाँ वहाँ ना हो, सब लोग मिलजुल के टीम वर्क यहाँ पे बनी रहे। उसके बाद ये कंटिन्यूस प्रोसेस है भाई। ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ अभी चाहिए बाद में नहीं, अब भाई चाहिए ही यार, बार बार लगातार कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि सारे काम अच्छी तरह से हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी बीच में बाधा ना आए। उसके बाद ये ऑल परवेसिव है। वापस से ये भी इसका यही है, हर एक डिपार्टमेंट में चाहिए, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए, कहीं पे भी चले जाओ आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट में चाहिए, हर एक एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन चाहिए, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑल परवेसिव। हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाँ कोऑर्डिनेट करना। टॉप लेवल मैनेजर मिडिल लेवल मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, मिडिल लेवल मैनेजर टॉप और सुपरवाइजरी के साथ करेंगे, सुपरवाइजरी किन के साथ करेंगे? वर्कफोर्स के साथ और मिडिल लेवल मैनेजर्स के साथ। तो ये हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केवल एक जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सबकी है।
फिर क्या है, डेलिब्रेट फंक्शन, जानकर किया जाता है, कॉन्शियसली, ऐसा नहीं है कि हो गया, जानकर किया जाता है, ये अपने वॉलेंटरीली किया जाता है कि भाई कॉन्शियसली किया जाता है कोऑर्डिनेशन, ताकि सारे काम बराबर से हो, कोई भी उसमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गए ना इसमें अभी हमारे, आई एम सो सॉरी। ये अभी हमारा इसका लास्ट टॉपिक है जो है इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस क्या है इसके, 3 ही इम्पॉर्टेंस है यार, और क्या चाहिए। सबसे पहले ग्रोथ इन साइज। जब एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है, पहले छोटी थी तो इतना चलता था, सारे काम हो जाते थे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है उसके जो एम्प्लॉयज़ है वो भी बढ़ते हैं। एम्प्लॉयज़ अगर बढ़ेंगे तो हर एक एम्प्लॉय एक दूसरे से अलग है, ये तो अभी हमें पता है, तो कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि सब लोग मिलजुल के काम कर सके, सब लोग जो काम कर रहे हैं वो एक डायरेक्शन में जा सके, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है कोऑर्डिनेशन इज़ मस्ट। ठीक है, हर एक चीज़ों का बीच में जो समन्वय है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, वरना ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे थी ना इतनी छोटी सी, वहीं पे वापस से आ जानी है। ठीक है, so whenever organization grows coordination is must, it is very important, क्योंकि एम्प्लॉयज इतने बढ़ रहे हैं ना, एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं तो और क्या ही होगा, फिर तो कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। उसके बाद कहते हैं अगर फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन में भी चाहिए। देखो यार, एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता है कि काफ़ी सारे, ये एक मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को मैंने क्या किया, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में उसे डिवाइड कर दिया। अब ये डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी काफ़ी सारे यूनिट्स है। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे हर एक में यूनिट्स हैं, तो भाई इतने सारे अलग अलग इसमें बने हुए, तो उसमें पता है क्या हो जाता है, हर एक जो डिपार्टमेंट है अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, जनरली तो उन सबको मिलजुल के ऐसे काम करना चाहिए, बट क्या हो रहा है कि भाई अपना अपना इनका अपना अपना काम है ना यार, क्या एक दूसरे के साथ क्या बैठ के ये लोग टाइम पास करेंगे क्या, कि अरे वाह भाई तू बता क्या चल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। दे आर डूइंग देयर ओन वर्क, तो आइसोलेशन में हो जाते हैं, इनको नहीं पता ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ये डिपार्टमेंट को नहीं पता ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इसलिए तो कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट अगर नहीं करेंगे एक दूसरे की एक्टिविटीज़, तो फिर भाई ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है ना उसका तो हो गया सत्यानाश, है ना। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है कि भाई ये डिपार्टमेंट और ये डिपार्टमेंट अगर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे तभी वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि देखो यार, हम कितना भी कहे कि यार भाई मेरे को तेरी ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ऑल डिपार्टमेंट्स नीड ईच अदर, ओके, एवरीवन नीड्स ईच अदर इन सम और द अदर वे। मानो अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट और जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को चाहिए ना फाइनेंस डिपार्टमेंट, पैसे कहाँ से आएंगे, एडवर्टाइजिंग करनी है, पैकेजिंग करनी है, तो वो लोग फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ उन्हें थोड़ा तालमेल बनाना पड़ेगा ना। तो जैसे फाइनेंस कहेगी कि भाई देखो यार इतने पैसे नहीं हो पाएंगे, ऐसा ऐसा है, तो दे हैव टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर कि हाँ ठीक है चलो तुम बता दो कैसा करना है, क्या करना है, बजट कितना होना चाहिए। सो वैसे फिर ये लोग सारे मिलके काम करते हैं। तो फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन है, इसलिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर लास्ट आता है स्पेशलाइजेशन। आजकल पता है क्या हो रहा है यार, बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है ना, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इस वजह से यार देखो सब लोग उसे क्या बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा लोग उसे हैंडल नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते हैं। स्किल्स चाहिए उसके लिए, तो भाई ऐसे स्पेशलिस्ट लोगों को रखा है जो लोग वो चीज़ करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। अगर मानो ना कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई टेक्नोलॉजी आ गई उसके लिए, या तो कोई एक काम होगा पर्टिकुलर उसके लिए, तो स्किल्स वाले ऐसे लोगों को बुलाए जो लोग स्पेशलिस्ट है अपने काम में, बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। तो जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं ना, जिनके पास स्पेशलाइजेशन है, बड़े ही एटीट्यूड वाले हैं यार। वो लोग बोलते हैं यार भाई देखो मेरे को सब आता है, तुम लोग मुझे मत सिखाना कुछ भी। तो कोई एक स्पेशलिस्ट जो दूसरे स्पेशलिस्ट को बोलता है कि तुम ऐसे कर सकते हो, बोलेगा हु द हेल आर यू टू टेल मी, मैं एक स्पेशलिस्ट हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। तो वो पहला वाला बोलेगा मैं भी तो एक स्पेशलिस्ट हूँ यार, ऑब्वियसली यू हैव टू लिसन टू मी। ये अनबन हो जाती है। फिर ये स्पेशलिस्ट जो है दूसरों की भी बात नहीं सुनते हैं, वो लोग बोलेंगे एक तो तुम लोगों को तो कुछ पता नहीं है यार, बैठ जाओ यहाँ पे। ये सब नहीं होना चाहिए ना। इसलिए कोऑर्डिनेशन क्या करता है, लोगों को बताता है कि भाई देखो वी ऑल आर टुगेदर इन दिस, आप मेरी सुनो मैं आपकी सुनता हूँ, हम लोग एक दूसरे की बात सुनेंगे तब अच्छे से कुछ डिसाइड कर पाएंगे। इसलिए जब स्पेशलाइजेशन आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से सब कुछ आ गया होगा यार अब तो, मैं पक्का गारंटी के साथ। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है समाप्त। तो भाई अब क्या करना है, इसको वापस से रिवाइज करना है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, आई विल श्योरली हेल्प यू विद दैट। और अगर आप ये चैनल पर नए हो ना,
अभी के अभी सब्सक्राइब करना है, ठीक है, जस्ट राइट नाउ, और वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है। आई सी यू ऑल विद फॉर द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट वीडियो, जो आपको पता ही है कौन सी होगी, हमारा सेकेंड चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।